आम जनमानस है जी, जो आम हिंदू है या जो आम सनातनी है, उनका राम दूसरे हैं, और जो ये भाजपा वाले हैं इनका राम दूसरे हैं। शंकराचार्य किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल। और अगर शंकराचार्य जी ने कहा कि आधे अधूरे मंदिर में और इस जल्दबाजी में हमें नहीं उद्घाटन करना है, तो इसका जो है संज्ञान लेना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की, तमाम जो संगठन के लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए। या राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड है, उसको ये समझना चाहिए कि अगर हिंदुओं के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, उन्होंने इस उद्घाटन को लेकर या इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपत्ति जताई है, तो उसको जरूर संज्ञान में लेना चाहिए। दोस्तों, फिलहाल हमारे साथ अमित यादव जी मौजूद हैं, जिनका सियासती करियर रहा है। दादाजी 3 बार विधायक और फादर साहब भी लगभग विधायक और सांसद रहे हैं। इस समय वाइफ आपकी पंचायत अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। अमित यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। मैं इस नए वर्ष पे उनके लिए हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये आने वाला साल उनके लिए मंगलमय हो। अमित भाई, एक बात कही जाती है, पुराने बुजुर्गों से हमने सुना है कि जिसको दिल्ली जीतना है, यूपी से उसको जीतना ही होगा। जिसका यूपी नहीं उसका दिल्ली नहीं। यूपी किसकी इस बार? देखिए, यूपी तो इंडिया वालों की है और शुरू से ही यूपी इंडिया वालों की रही है जी। और अगर आप यूपी के सियासत का मिजाज देखेंगे जी, तो मैं समझता हूँ कि शुरू से उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीओ वालों का बोलबाला रहा है। अच्छा। और यकीनन 2024 में भी पीडीओ का बोलबाला रहेगा। सामने लोकसभा चुनाव है जी, और साथ ही साथ राम मंदिर का उद्घाटन। क्या कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री वोट बनाने की मशीन बना दिए हैं भगवान को। कई लोग कहते हैं, कई एडवर्टाइजमेंट जो सामने आते हैं कि प्रधानमंत्री भगवान राम को उंगली पकड़ के अयोध्या की तरफ लेके जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इन तमाम बातों को? क्या इसमें कुछ सियासत नजर आती है? जरूर। अगर देश के प्रधानमंत्री, वो भी एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री, किसी धार्मिक कार्यों में आयोजनों में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ राजनीति जरूर है और हम सभी लोग गवाह हैं। देखिए, इस देश में 2 रामचंद्र जी हैं जी। एक राम वो हैं जो हर आम जनमानस के दिल के अंदर बसता है और एक राम वो हैं जो बीजेपी के द्वारा वोट बनाने की मशीन है। आप देखो, हम जब बचपन में थे तो हमारे पिताजी से जो राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं और आम जनमानस का एक जो लगाव रहा है, तो हम आपस में अभिवादन करते थे, जय राम, जिसको भी देखते थे, चाचा जय राम। तो उस जय राम में एक लगाव था और ये जो भाजपा ने उसको जय श्री राम कर दिया, उसमें एक अलग ही टोन है, एक तानाशाही का आवाज़ है। अच्छा। ये आवाज़ रामचंद्र जी की नहीं थी। अमित जी, हमें एक बात बताएं, जिस तरीके से उद्घाटन भव्य मंदिर का तमाम चीज़ें एकदम तैयार हैं, कई लोग इस पे ये टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने का क्या मतलब, और कई लोग इसकी खुशी में हैं। आप क्या कैसे देखते हैं? मुझे इस पे भी आपसे चर्चा करनी थी। जो लोग नहीं जा रहे हैं, जो साधु महात्मा हैं जो नहीं जा रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं कि भाई हम राम मंदिर में आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं करने जाएंगे, और कहीं प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो हम क्या ताली बजाएंगे? पहले आप मुझे इसका जवाब दे दें। आप देखिए, जिन आप साधु संतों की बात कर रहे हैं जी, असल में वो शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य, बिल्कुल। और शंकराचार्य अगर देखा जाए तो चूँकि हिंदू धर्म पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में था और आदि गुरु शंकराचार्य ने ही उन सब चीज़ों को एकत्रित किया और एक धर्म का नाम दिया, एक धर्म के नाम पे लोगों को एकजुट किया जी। तो उन्हीं का प्रतिनिधित्व आज के जो शंकराचार्य हैं, जो चारों शंकराचार्य हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं जी।
और निसंदेह ये जो हमारे शंकराचार्य हैं, ये हिंदू धर्म की मान्यताओं को बनाए रखने के लिए, उनके प्रचार प्रसार करने के लिए, या अन्य जो भी आवश्यक काम है उसका ये लोग मार्गदर्शन करते रहते हैं जी। आज अगर शंकराचार्य किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं हैं, बिल्कुल, और अगर शंकराचार्य जी ने कहा कि आधे अधूरे मंदिर में और इस जल्दबाजी में हमें नहीं उद्घाटन करना है, तो इसका जो है संज्ञान लेना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की, तमाम जो संगठन के लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए, या राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड है उसको ये समझना चाहिए कि अगर हिंदुओं के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं उन्होंने इस उद्घाटन को लेकर या इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपत्ति जताई है तो उसको जरूर संज्ञान में लेना चाहिए। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बात के काफी आड़े आ रहे हैं कि भाई हम नहीं जाने वाले या हमें बुलावा नहीं आया। क्या अभी ऐसा देखा जाएगा, अखिलेश यादव जी ऐसा देखेंगे कि भगवान के बुलाने पे ही वो मंदिर जाएंगे? देखिए, आपने जैसे कहा कि इस मंदिर का निर्माण में राजनीति हो रही है, तो आयोजन में भी राजनीति हो रही है जी। पहले इन लोगों ने तमाम बनाया गया कि ये आयोजन किया, लोगों को बुलाया जा रहा है जी। उनको निमंत्रण कार्ड भेजे जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को न्योता दिया गया? और ये बार बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तमाम पत्रकार बंधु सवाल कर रहे थे कि आपको निमंत्रण मिला, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी हमको निमंत्रण नहीं मिला है जी। और जब निमंत्रण मिला तो उन्होंने माननीय ये जो अध्यक्ष हैं राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड के चंपत राय जी, उनको लिखित पत्र दिया है कि हम इस अभी नहीं आ सकते हैं और हम बाद में आएंगे। देखिए, मेरा सवाल ये है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्राण प्रतिष्ठा ज़्यादातर मूर्तियों में होता है जी। कोई भी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में नहीं किया जाता है। तो जब पुरानी ही मूर्ति है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसी? तीसरा सवाल कि आपने अभी एक जिक्र किया था कि तस्वीर आपने देखा जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी रामचंद्र जी की उंगली, भगवान श्री राम को उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं अयोध्या की तरफ, तो अयोध्या राम मंदिर की तरफ। और आपने वो जिक्र नहीं किया कि वहाँ पे मोदी जी की तस्वीर बड़ी है और रामचंद्र जी की तस्वीर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे भगवान का अपमान है। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में ईश्वर सर्वोपरि है, वो सबसे बड़ा है। कोई भी ईश्वर के रूप के आगे, उनके आकार के बराबर किसी का कद नहीं है। वो चाहे तस्वीर के हिसाब से तो बड़ा कोई और भगवान लग रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो आम जनमानस है जी, जो आम हिंदू है या जो आम सनातनी है, उनका राम दूसरे हैं, और जो ये भाजपा वाले हैं इनका राम दूसरे हैं। बड़ी बात आप बोल रहे हैं। लगातार मैं आपसे इस मुद्दे पे थोड़ा सा अलग चर्चा करूंगा, लेकिन इस समय चुनावी चर्चा कर लेते हैं। चुनावी चर्चा में इस समय लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक और व्यक्ति की मांग कर रहे हैं या सोचते हैं कि उनके गठबंधन में शामिल हो जाएं। आप इस बात को कैसे लेते हैं कि मायावती जी अभी इंडिया गठबंधन से अलग हैं? उनका बयान आया है कि हम जब चुनाव जीत जाएंगे तब अपनी भूमिका किसके साथ निभानी है वो बताएंगे। इस पे आप क्या देखते हैं, कितना फर्क पड़ने वाला है इंडिया गठबंधन के साथ? देखिए, अभी 15 जनवरी को माननीय बहन जी का जन्म दिवस था और इस अवसर पे तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। जी। देखिए, अगर आप दलित वोट के लिहाज से ये सवाल पूछना चाहते हैं जी, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश का दलित है वो जानता है कि उनका सबसे बड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। और जब तक बीजेपी सरकार, जब तक मोदी सरकार, जब तक योगी सरकार इस देश में, प्रदेश में शासन में रहेगी,
तो कहीं न कहीं बाबा साहब के संविधानों को चोट पहुंचाने का प्रयास करेगी। बाबा साहब का संविधान खतरे में पड़ जाता है और इस नाते दलितों का सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई राजनीतिक दल है तो निसंदेह वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में हमारे देश के दलितों ने ये साफ एक नारा दिया है जी कि बसपा से कोई बैर नहीं, भाजपा तेरी खैर नहीं। अच्छा। और 24 के चुनाव में पूरे देश के जो दलित समाज हैं वो एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे और इस देश को भाजपा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। जी अजय, मैं लगातार देख पा रहा हूँ कि राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, कभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो कहीं मणिपुर से यूपी होते हुए उनकी अलग न्याय यात्रा निकल रही है। इस यात्रा से कुछ प्रभाव पड़ेगा? खासकर यूपी में बात करते हैं, यूपी में या अलग उन जिलों में जहां कांग्रेस की उतनी सीटें निकलने से ठीक नहीं थी, उतनी सीटें नहीं निकल पा रही थी, क्या ऐसी जगहों में इन यात्राओं पर कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, अब वोटों में कितना तब्दील होता है ये तो अभी कयास लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था तो उसमें उसके पहले जो एक छवि थी और उस यात्रा के बाद उनकी जो अपनी एक व्यक्तिगत जो छवि थी उसमें काफ़ी सुधार आया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो फ़ायदा ज़रूर उनकी अपनी भी जो व्यक्तिगत छवि है या कांग्रेस पार्टी की छवि है उसको सुधारने का काम जरूर यात्रा के माध्यम से हुआ है। और देखिए, यात्रा या तमाम ये जो आयोजन हैं ये इनको बहुत ही अलग दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। ये तो राजनेताओं के लिए आम जनता, आम पब्लिक से जोड़ने का एक तरीका है, तो इन पे कोई सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं। अमित जी, जिन पार्टी के साथ यानी कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, अभी मैं जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने अभी न्याय यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये न्याय की मांग क्यों, किसके साथ हो गया अन्याय? देखिए, पहली बात तो अन्याय तो देशवासियों के साथ हो रहा है और दूसरी किसने किया? स्वाभाविक सी बात है, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। किस बात पर? जो लोग पहलवानों को अपने उनको न्याय नहीं दे रहे हैं, जो किसानों को न्याय नहीं दे रहे हैं, जो युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, जो इस देश की महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो जो इस देश के छात्रों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो इस देश के साथ गुनाह कर रहे हैं। जो इस संविधान, जो हमारे देश का जो संविधान है जिसका पहला मूल मंत्र है धर्मनिरपेक्षता, जो इन ऐसी जो सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं वो इस देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी लोग भाजपा का ये जो अन्याय है इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे। अमित यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत अमित यादव जी से हो रही थी। आप समाजवादी नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।